लगभग 10 बज रहे होते हैं। मधुबाला जो होती है वो अपने घर में ही मौजूद होती है। मधु जो होती है वो अपने ड्राइवर को फोन लगाती है और ड्राइवर से वो कहती है कि दिलीप, सुबह में तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, हमें भोपाल के लिए निकलना है, कुछ जो है वो कुछ अलग से मुझे काम है। तो वो कहता है कि जी मैडम, आ जाऊंगा। और अगले दिन सुबह सुबह 7 बजे के करीब दिलीप जो है वो आकर के पहुंच जाता है मालकिन के घर। चाबी लेने ड्राइंग रूम में जाता है तो मैडम कहीं नजर नहीं आती है। मधु बाथरूम में उस वक्त नहा रही होती है और तभी मधु नहा करके बाथरूम से निकलती है। सुंदर से उसने साड़ी पहन रखी थी क्योंकि उसे बाहर जाना था, लेकिन जब मधु बाहर निकल करके बाथरूम से आई, साड़ी तो उसने पहन रखी थी लेकिन उसके ब्लाउज के 2 हुक जो थे वो बटन ऊपर के खुले हुए थे। और दिलीप की नजर जैसे ही उस स्थान पर जाकर के पड़ती है तो फिर वहीं पर उसकी नजर जम जाती है। वो पलक झपकाना भूल जाता है और पलक से निहारता रहता है। वो भूल जाता है कि जो मधु है उसे ये सब कुछ देखते हुए देख रही थी। और फिर मधु जब उसे आवाज लगाती है कि दिलीप क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो, और तब कहीं जाकर के उसी नजर हटती है और फिर वो बिल्कुल हड़बड़ा जाता है, कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं मैडम, मैं तो बस। और फिर उसके बाद मधु खिलखिला करके हंसने लगती है और फिर उसके बाद वो बेडरूम में चले जाते हैं। दिलीप को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या देख लिया। अभी वो इस सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि बेडरूम से मधु की आवाज आती है कि दिलीप जरा यहाँ आना। दिलीप जो है वो धीरे धीरे कदमों से बढ़ करके बेडरूम की तरफ चला जाता है। दरवाजे से देखता है तो मधु जो थी वो अपने बेडरूम में बेड के किनारे पर बैठी हुई थी। दिलीप से वो अंदर आने के लिए कहती है और दिलीप जब उससे अंदर आता है तो उससे अपने बगल में बैठने के लिए कहती है। दिलीप धीरे से बैठ जाता है कि कहीं मैडम बुरा तो नहीं मान गई, वो उससे कोई गलती तो नहीं होगी। उसके बाद वो दिलीप से कहती है कि दिलीप सच बताओ तुम क्या देख रहे थे। इस पर जो दिलीप होता है वो बिल्कुल सक पकाता हुआ कहता है कि नहीं मैडम कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तो वो कहते हैं कि नहीं तुम बताओ, वरना मैं जानती हूँ लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ कि तुम क्या देख रहे थे। दिलीप की नजर जो है वो फिर से वहीं पर चली जाती है और कहता है कि मैडम मैं तो बस यूं ही ऐसे ही देख रहा था। तभी जो मधु होती है वो अपना पल्लू गिरा देती है, कहती है कि अच्छे से देखो और बताओ कि कैसे। दिलीप को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे उसे मैडम बात कर रही है। तो वो कहता है कि मैडम बहुत अच्छे है। तो कहती है कि दिलीप क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, क्या मैं जवान नहीं हूँ। तो दिलीप कहता है कि मैडम आप तो बेइंतहा खूबसूरत है और वो बिल्कुल आप बिल्कुल जवान है, आप ऐसा क्यों कह रही है। तो वो कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर मेरी जरूरत क्यों नहीं पूरी हो रही है, मेरा पति मेरी और देखता क्यों नहीं है, उससे तो जैसे कि मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। दिलीप कह रहा है कि मैडम साहब तो अंधे हैं, आप जैसी सुंदर और जवान बीवी होते हुए वो जो है आपकी कदर नहीं करते हैं। अगर उनकी जगह मैं होता और अगर आप मेरी बीवी होती तो फिर तो कहती कि तो क्या। मधु कहती है तो क्या करते दिलीप। तो वो कहता है कि मैडम मैं तो बस। तो वो कहती है कि कह के नहीं बल्कि करके दिखाओ, अगर मैं तुम्हारी बीवी होती तो तुम क्या करते। वो इतना कहते हुए दिलीप के गले लग जाती है और उसे लेकर के पलंग पर गिर जाती है। दिलीप को तो खुला ऑफर मिल चुका था, जितनी ही झिझक थी सारी दूर हो चुकी थी। और उसके बाद जो दिलीप है वो टूट पड़ता है मधु पर। और उसके बाद मधु और दिलीप जो है वो सुबह सुबह ही उस बेडरूम में, उस कमरे में सारी चीजों को, सारी हदों को पार करते हैं। और जब काम खत्म होता है तो मधु जो है वो ना जाने कितने सालों से आज उसकी जरूरत जो थी उसके बाद पूरी हुई थी। वो दिलीप से काफी ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि जहां मधु की उम्र 40 साल हो चली थी और वहीं 24-25 साल का वो दिलीप जो था वो ड्राइवर उसका होता है। और आधी उम्र के लड़के के साथ जब उसने संबंध कायम किए तो वो उसकी दीवानी हो गई थी। और फिर उसके साथ अब ये सिलसिला जो शुरू हुआ था तो, लेकिन मधु वासना का वो अंधा कुआं थी दोस्तों कि उसे दिलीप से कुछ होने वाला नहीं था। वो यहीं पर नहीं रुकती है, उसके बाद वो और आगे बढ़ती है और फिर उसकी जिंदगी में बहुत लोग आते हैं और उनके साथ क्या क्या होता है दोस्तों। और ये सब कुछ जब मधु करती है तो वो बहुत आगे तक निकल जाती है और फिर उसकी कीमत जो है वो मधु के एक ऐसे हादसे से चुकानी पड़ती है कि जिसका दहशत वो जब तक जिंदा रहेगी तब तक उसे रहेगा, कभी वो उस सदमे को भूल ही नहीं पाएगी। आखिर दोस्तों इसके साथ क्या हुआ था और इस आगे में क्या हुई थी, यकीनन जब आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों ये जो कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से और वहीं के रहने वाले दौलत राम की 3 बेटियां होती हैं। उनमें सबसे बड़ी जो होती है वो मधु होती है। मधु जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, जवान होने लगी तो उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो गए। लेकिन बदलाव उसके शरीर के इतने आकर्षक थे कि जैसे ही वो जवान हुई तो कली के पीछे जैसे भौरे मंडराते हैं वैसे उसके पीछे मंडराने लगे। तो मधु भी अब कली से फूल बनने के लिए बेताब होने लगी थी। लड़कों के उसका पीछे घूमना, मधु के उसके पीछे लड़कों घूमना बहुत पसंद आने लगा। मधु ने और उकसाती और रिझाती और मधु को ये सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता था। और जब जवानी की दहलीज मधु ने पार करी तो फिर उसके बाद मधु के लड़के के साथ रिश्ते बनने कायम हो गए, संबंध बने और फिर प्रेम संबंध उनके साथ कई लड़कों के साथ रहे। लेकिन मधु कभी भी एक जगह रुककर नहीं रही, कई लड़कों के साथ मधु किस तरह के रिश्ते बने। और जब गांव छोटे होते हैं तो ऐसी खबर भी जल्दी फैल जाती है। जब ये बात माता पिता को पता चल जाती है तो पिता चिंतित होने लगते हैं कि बेटी क्या करने लगेगी।
सोचते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर बेटी किसी मुंह काला करवा देगी और हमारा नाम मान सम्मान सब कुछ वो मिट्टी मिला देगी, तो इसका जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए, इसके जल्द से जल्द हाथ पीले करने होंगे। और फिर तलाश शुरू होती है उसके लिए एक लड़के की। नाते रिश्तेदारों में खबर की जाती है तो एक रिश्ता आकर के पहुंच जाता है। रिश्ता आकर पहुंचा था एक सुभाष नाम के लड़के का, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक ऊंचे पद पर कार्यरत था, वो बड़ा अधिकारी था और वो मध्य प्रदेश का ही एक टाइगर रिजर्व जहां होता है वहां पर वो जॉब किया करता था। अब दोस्तों, लेकिन बात जो थी वो इतनी थी कि जो सुभाष था वो कुंवारा नहीं था, दरअसल वो विधुर था। उसकी शादी पहले भी हो चुकी थी, कई सालों पहले, और उसके पत्नी का निधन हो गया था किसी बीमारी के चलते, और उसका एक 8-10 साल का बेटा भी था। बेटा भी बड़ा हो चुका था। वो दूसरी शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन नौकरी की व्यस्तता के कारण वो बेटे के ख्याल अच्छे से नहीं रख पाता था। उसके बूढ़े पिता थे रामदीन, वो कई बार सुभाष से कहते थे कि दूसरी शादी कर ले, और वो आखिरकार अपने बेटे को मना लेते हैं। और जब सुभाष हामी भरता है तो फिर लड़के की तलाश की जाती है, और वही रिश्ता मधु के पिता के पास दौलत राम के पास आकर के पहुंचता है। दौलत राम जो थे वो लड़की की इस कारगुजारी की वजह से बस वो किसी भी खूंटे से उसे बांध देना चाहते थे। और जब इतने बड़े सरकारी अधिकारी का रिश्ता आया तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि वो विधुर और एक बच्चे का बाप भी है, बेटी का भविष्य सुरक्षित रहेगा, यही सोच करके मधु को सुभाष के साथ बांध दिया जाता है। सुभाष जो था वो चिंतित था कि जो भी लड़की पत्नी बनकर के आएगी क्या उसके बेटे को माँ का प्यार देगी, लेकिन ये उसकी चिंता जाती रही। लेकिन जब मधु उसके ब्याह करके सुभाष के घर पर आती है तो वो उसके बेटे को इतना स्नेह और इतना प्यार देती है कि जो सुभाष से वो निश्चिंत हो जाता है। वो सगे बेटे की तरह जो मधु होती है उसके बेटे को उससे प्यार करती है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से घर बार सब कुछ संभाल लेती है। सुभाष जी से बहुत खुश था और मधु भी बहुत खुश थी। ना रुपए पैसे की कमी थी, ना कोई किसी चीज की कमी थी। 2-3 साल बहुत अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद मधु भी प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब मधु प्रेग्नेंट होती है तो मधु भी एक बच्चे को जन्म देती है, एक बेटे को जन्म देती है। अब जब समय बीतने लगता है तो मधु जो है वो अपने बच्चे में ज्यादा व्यस्त होने लगी थी, और मधु का जो व्यवहार था वो अपने सौतेले बेटे के प्रति बदलने लगता है, और धीरे धीरे बदलते बदलते इतना बदल जाता है कि वो उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देती है। और ये बात जब सुभाष देखता है तो सुभाष को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। सुभाष इससे काफी दुखी हो गया था, और अब इस बात को लेकर के सुभाष और मधु के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती है। लड़ाइयां बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सुभाष अब फैसला कर लेता है कि अब मधु और उसका बड़ा बेटा साथ नहीं रहेंगे। उसका जो बड़ा बेटा होता है, वो पहली पत्नी का जो बेटा होता है, वो उसके पिता रामदीन के साथ रहेगा, और जो मधु है उसके साथ वो उसके लिए जबलपुर में रहने की व्यवस्था कर देगा। मधु जो है वो अपने बेटे के साथ अब जबलपुर में रहेगी। यहाँ पर उनको एक घर लेकर के दिया जाता है, एक इंडिका कार भी लेकर के दी जाती है, और मधु जो थी वो शिफ्ट हो गई थी जबलपुर में, और वो जबलपुर में रहने लगती है। और सुभाष की ड्यूटी थी तो वो तो दूसरी जगह रहता था। कार लेकर के दे दी थी। मधु को कार चलानी नहीं आती थी तो एक ड्राइवर रख दिया जाता है, और वही ड्राइवर दिलीप होता है, जो 25 साल का लड़का होता है। अब मधु को कहीं भी जाना होता है तो दिलीप 24 घंटे मधु के साथ रहता था। कहीं भी जाना होता सुबह से लेकर रात तक मधु उसी के साथ जाती आती घूमती फिरती। मधु की जवानी के पीछे, मधु की खूबसूरती के पीछे दिलीप तो पहले से ही पागल था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता था मधु के कुछ बोलने की। बस वो चोरी छुपे उसे देखता रहता था और उसे घूरता रहता था। और कहीं ना कहीं मधु भी इस चीज को महसूस करती थी। एक महिला, उसे भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी होती है कि कौन व्यक्ति, कौन पुरुष उसे कैसे देख रहा है, कब देख रहा है और किस नजर से देख रहा है, ये उस महिला को बहुत जल्द समझ में आ जाता है। दोस्तों, वो इससे अनजान नहीं रहती है। और ऐसा ही कुछ मधु के भी साथ हो रहा था। अब पति से दूर रहना, और जिसने शादी के पहले इतने गुल खिलाए थे, और जब पर पुरुष इतने नजदीक आता है और मधु की प्यास जब हद से ज्यादा पड़ने लगती है तो मधु भी अब यहाँ वहां दूसरी रास्ता खोजने की फिराक में पड़ जाती है। और उस दिन कुछ ऐसा माहौल घर में बन जाता है कि प्लानिंग तो नहीं की थी, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि जब दिलीप ने इस तरह से उसे देखा तो उसकी भावनाएं वो जागृत हो गई, और उसने हिम्मत दिखाई, और दिलीप को उसने कमरे में बुला लिया और फिर दिलीप के साथ उसे संबंध कायम कर लिए। अब दिलीप के साथ जब ये सब कुछ एक बार हुआ तो फिर अब खुली छूट हो गई थी। अब दिन रात वो दिलीप के साथ यही सब काम करने लगी थी, क्योंकि रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था, ना कोई देखने वाला था। वो घर में अकेली ही रहा करती थी, और ड्राइवर पूरे टाइम साथ ही रहा करता था। लेकिन चाहे कुछ भी हो दोस्तों, ऐसी बातें कभी छुपती नहीं है। और ये जो बात होती है ये पता चल जाती है सुभाष को। जब सुभाष को ये बात पता चलती है तो वो इस चीज का विरोध करता है और दिलीप को नौकरी से निकालने की बात करता है, तो मधु इसका कड़ा विरोध करती है। अलगाव तो दोनों में पहले से आ चुका था, दोनों अलग रह ही रहे थे, लेकिन अब दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थी तो शादी सिर्फ नाम की रह गई थी। अब रिश्ता जो था वो सिर्फ नाम से चल रहा होता है। लंबा समय बीत चुका था, 7 से 8 साल बीत चुके थे। अब जो बेटा था वो भी जवान होकर के 17-18 साल का हो चुका था। लेकिन तभी दोस्तों एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जो सुभाष होता है वो हार्ट अटैक से अचानक से उसका आकस्मिक निधन हो जाता है। अब जब इस तरह से होता है तो मधु को भी दुख होता है, क्योंकि था तो उसका पति, उसके बच्चे का बाप भी था। वो उसका अंतिम संस्कार सारा कुछ किया जाता है। लेकिन अब जब बात आती है, जो उसका दादा होता है, मतलब कि जो सुभाष का पिता रामदीन होता है, वो अपने बेटे को लेकर के जबलपुर मधु के पास आकर पहुंच जाता है और मधु से कहता है कि देखो बेटा, ऐसा है कि अब लड़का भी पढ़ लिखा है, जवान हो चुका है, अब इसकी भी कुछ दिनों में पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो जो पिता के एक्सपायरी के पास अनुकंपा जो होता है, जो उसमें नौकरी मिलती है बच्चे को या पति को या पत्नी को, तो जो दादा रामदीन होता है वो मधु
मधु से कहता है कि उसके पैसे और प्रॉपर्टी तुम सब कुछ ले लो और उसकी जो नौकरी है वो उसके बेटे को दे दो। लेकिन मधु अड़ जाती है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, पति की नौकरी तो मैं ही लूंगी। आंखें समझा समझा कर रामदीन थक जाता है, लेकिन मधु नहीं मानती है। और मधु ने कुछ दिनों के लिए अपने बेटे को अपने मायके में छोड़ दिया था और मधु जो है वो अपनी नौकरी के काम में व्यस्त हो गई थी। जैसे भी नौकरी लगने के पहले जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना, जो सबमिट करना होता है, जो दौड़ भाग करना होता है, उसके लिए उसे कभी राजधानी भोपाल भी जाना पड़ता था। तो दिलीप के साथ वो भोपाल जाती है और वहां पर इस तरह का जब वो काम कर रही होती है तो फिर ऑफिस में जब वो जा करके पहुंचती है जहां पर वो सारे कागजात और दस्तावेज जमा कराने थे और अपना काम करवाना था, वहां पर एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है और जिस व्यक्ति के नाम जागेश्वर होता है। अब जागेश्वर जो होता है दोस्तों, वो इसे देखते ही इसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है, इससे इंप्रेस हो जाता है और फिर वो मधु की भरपूर मदद करता है इसका काम करवाने में। दोनों के संबंध अच्छे हो जाते हैं, दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, नंबर का आदान प्रदान हो जाता है और फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। अब मधु तो बहुत सारे कामों में ऐसी माहिर थी, उसे क्या, उसके लिए दिलीप क्या है जागेश्वर। अब वो जागेश्वर से भी इतनी नजदीकियां बढ़ा लेती है कि जब एक दिन भोपाल जाती है किसी काम से तो वहीं पर उसे होटल में रुकना पड़ता है। जब काम नहीं हुआ तो बस वो उसी रात को जागेश्वर को होटल में बुला लेती है और फिर उसके साथ वो रात वो जागेश्वर के साथ होटल में बिताती है। और इस बात की खबर सुबह दिलीप को लग जाती है, क्योंकि जब दिलीप जाकर के देखता है तो जागेश्वर कमरे से निकल करके जाता हुआ नजर आता है। अब दिलीप का माथा ठनक जाता है और इस बात को लेकर के दिलीप और मधु के बीच में लड़ाई हो जाती है। दिलीप जो है वो उसे समझाने की कोशिश करता है, मधु मानने को तैयार नहीं थी। वापस लौट आते हैं। अब नौकरी मधु की लग चुकी थी, मधु जो है वो अपने काम में व्यस्त हो जाती है, अपनी नौकरी में। लेकिन जागेश्वर से एक बार जो संबंध मधु को जुड़े थे वो अब टूटने को तैयार नहीं थे। अब जो जागेश्वर था वो भोपाल से जबलपुर आता था मधु से मिलने, या कभी मधु भोपाल जाती तो वहां जाकर के जागेश्वर के साथ ये रंगरेलियां करती थी और दिलीप इसके सख्त खिलाफ था। दिलीप तो इसे अपनी मासूका समझ बैठा था, अपनी मालकिन को, अपनी औकात भूल गया था। लेकिन जो ये मधु होती है ये जल्दी उसको उसकी औकात याद दिला देती है। कहती है कि तुम ड्राइवर हो, अपनी हैसियत में रहो, तुम्हें थोड़ी सी छूट क्या दे दी, तुम मुझे क्या अपनी पत्नी समझ रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। और अब जब दिलीप मानने को तैयार नहीं होता है तो दिलीप से गाड़ी की चाबी ले ली जाती है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दिलीप जो है वो मन महसूस कर पैर पटक कर वहां से चला जाता है। मधु जो है वो दूसरा ड्राइवर रख लेती है और अब उसके संबंध जो थे वो जागेश्वर के साथ बकायदा चल रहे थे। अब तक मधु ने अपने बेटे को भी मायके से बुला लिया था और उसके पिता भी जो थे वो भी उसके मधु के साथ ही रहने लगा था। अब माँ थी नहीं, बेटा स्कूल जाता, पिता उसकी देखभाल करते, मधु अपना काम कर रही थी। एक शाम जब मधु लौट करके घर ऑफिस से आती है तो क्या देखती है कि जो बेटा है वो अब तक स्कूल से नहीं आया, काफी टाइम हो चुका था। पिता से पूछती है तो वो कहता है कि अभी तक आया नहीं। जिस ऑटो में जाता है था उससे जब कांटेक्ट किया जाता है तो वो ये बताता है कि आज मुझे स्कूल से बच्चा जो है वो छुट्टी के समय आया ही नहीं। मैंने पूछा तो कहा कि उसे घर से कोई आकर के लेकर के चला गया। अब मधु चिंतित हो जाती है, दौड़ी भागी स्कूल में जाती है। तब तक स्कूल बंद हो चुका था। वहां के प्रशासन से बात की जाती है तो पता चलता है कि कोई दोपहर में घर से आया था और दादाजी जो नाना जी की तबीयत खराब है करके उन्हें लेकर के चला गया। ना जाने स्कूल वालों ने बच्चों को ऐसे कैसे किसी को दे दिया था। मधु का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। थाने जाती है और वहां जाने के बाद कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है बेटे की गुमशुदगी की और पुलिस जो है वो तलाश में जुट जाती है। लेकिन उसी रात को मधु को एक फोन आकर के पहुंचता है। उसे ये कहा जाता है कि अगर अपने बेटे की सलामती चाहती हो तो 5 लाख रुपए लगेंगे और 5 लाख रुपए तुम तैयार रखो, कल हम फोन करेंगे, उस जगह पर पैसे ला करके देना और फिर अपने बच्चे को लेकर के जाना। दोस्तों मधु सोचती है कि पुलिस को बताएं या ना बताएं, लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा पैसे तो कहीं से भी आ जाएंगे, लेकिन अगर बच्चे को कहीं कुछ हो गया तो फिर हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए पुलिस को मत बता। मधु जो है वो पैसों का बंदोबस्त करती है, लेकिन 3 लाख रुपए का ही बंदोबस्त हो पाता है। उनका फोन आता है तो बताती है कि बंदोबस्त सिर्फ 3 लाख रुपए का हो पाया। तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम लेकर के आ जाओ। और मधु जो है वो जाती है 3 लाख रुपए लेकर के जिस जगह पर बुलाया था, लेकिन उस दिन वहां पर कोई नहीं आता। मधु लौट आती है। बाद में फिर फोन आता है तो कहते हैं कि तुम बहुत होशियार बन रही थी, तुम पुलिस को साथ लेकर आई थी, जबकि मधु पुलिस को लेकर के गई नहीं थी। ना जाने उनका क्या प्लान था। अगले दिन फिर मधु को बुलाया जाता है। जंगल में एक मंदिर होता है, वहां पर उसे पैसे रखने के लिए कहा जाता है। बेटे के बारे में पूछती है तो कहते हैं कि बेटा तुम्हारा अगले दिन घर पहुंच जाएगा, हम अपने धंधे के बहुत पके हैं, तुम्हारे बेटे को कोई खतरा नहीं है, तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। मधु जो है वो रुपए लेकर रखते हैं और लौट आती है, लेकिन अगले दिन बेटा नहीं आता है। दोस्तों अब मधु जो है वो पुलिस में जाती है और पुलिस को बताती है कि ऐसा हो चुका है। पुलिस उस पर काफी गुस्सा करती है कि तुमने ये गलत किया, पैसे देकर तुम्हें कम से कम हमें बताना तो चाहिए था। लेकिन अब पुलिस कर ही क्या सकती थी, क्योंकि पैसे तो ये दे चुकी थी। अब 2 दिनों तक तलाश जारी रहती है, कुछ भी पता नहीं चलता है। और 2 दिनों के बाद एक दूसरे पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि नाले के नीचे एक बच्चे की लाश बरामद हुई थी। पुलिस जब वहां पर जाकर के देखती है, पहुंचती है तो इन्हें बुलाया जाता है, शिनाख्त हो जाती है, ये इसी का बेटा था, मधु का ही बेटा था। अब दोस्तों जिसे किसी ने जिसका कत्ल कर दिया था, पोस्टमार्टम होता है और शव को परिवार को सौंप दिया जाता है। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था मधु पर कि समझ नहीं आ रहा था उसे किसने किया, क्यों किया। उस नंबर को पुलिस ने सर्विलांस पर लगा रखा था जिसपे कॉल आ रहा था फिरौती का। नंबर जो था वो 20 दिनों तक बंद था, लेकिन 20 दिनों के बाद अचानक से नंबर एक्टिव होता है। नंबर एक्टिव नहीं होता बल्कि फोन एक्टिव होता है जिसमें वो सिम डाला गया था। IMEI के थ्रू पुलिस उसे डिटेक्ट करती है और लोकेशन के थ्रू वहां पर पहुंच कर
दबिश डाली जाती है तो 3 लोगों को वहां से हिरासत में लिया जाता है। तीनों में से एक दिलीप था और दूसरे उसके 2 दोस्त होते हैं। तीनों को हिरासत में लेकर जब थाने में लाकर कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। और बात ऐसे निकल करके सामने आती है कि जब दिलीप को इस तरह से धुतकार करके मधु ने भगाया तो दिलीप ये अपमान सही नहीं कर पाया और ये नहीं सहन कर पाया कि मधु उसके अलावा किसी और की हो सकती है। और इसी बात का बदला लेने के लिए उन्होंने ये प्लान रचा था कि वो इस तरह से पैसे मधु से ले लेंगे और उसके बेटे को छोड़ देंगे। लेकिन जो उसका बेटा था, उस बेटे ने दिलीप को पहचान लिया था और जब उसने दिलीप को पहचान लिया तो इन्हें समझ में आ गया था कि भांडा फूट जाएगा, लड़का दिलीप की पहचान बता देगा और ये पुलिस के हाथे चढ़ जाएगा। और इसी वजह से इन्होंने पैसे तो 3 लाख ले लिए, लेकिन उस बच्चे की इन्होंने जान ले ली। और उसके बाद ये पैसे लेकर के अय्यासियों में जुटे हुए थे। पुलिस ने जब इनसे पैसे बरामद किए तो 2,70,000 रुपए बरामद हुए। 30,000 ये खर्च कर चुके थे। तो दोस्तों, संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जहां से इन्हें न्यायालय के सामने पेश किया गया और न्यायालय ने इन्हें जेल भेज दिया। अब इन्हें क्या सजा मिलती है तो भविष्य के गर्भ में छुपी है। तो इस तरह से अपनी वासना और अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से एक महिला जो है वो किस तरह से संबंधों में घिरी, ड्राइवर के साथ रिश्ते कायम किए, किसी और के साथ रिश्ते बनाए, पति के साथ उसने बेवफाई की और कीमत चुकाई उसके छोटे से बेटे ने, जिसका इसमें कोई दोष नहीं था। वो नहीं जानता था कि उसकी माँ जो है वो क्या कर रही है और ये सब कुछ उसके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वो इस दुनिया को ही छोड़ करके भगवान के पास चला गया। इसीलिए दोस्तों सारी जिंदगी मधु को मलाल रहेगा कि जब तक उसे जिएगी तब तक उसे हमेशा ही मन में मलाल रहेगा। जब भी उसे बेटे की याद आएगी तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा और रोएगी, छटपटाएगी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए हमेशा इन सब चीजों, ऐसे कामों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, बस यही सीख मिलती है ऐसी कहानी, ऐसी घटनाओं से। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक नई घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।